यहाँ से मैं थोड़ी देर के लिए चलता हूँ ऑन द वाइट बोर्ड और हम यहाँ पर थोड़ा सा चीज़ों को डिटेल में देखते हैं, थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करते हैं कि हो क्या रहा है। अच्छा जी, हो ये रहा है कि हमारे पास यहाँ पे डेटा सोर्सेज हैं, ठीक है, डिफरेंट किस्म की डेटा सोर्सेज हैं। यानी ये डेटाबेस हो सकती है आपके पास, आपकी आपकी फाइल स्ट्रक्चर हो सकता है, ये डिफरेंट किस्म की आपकी डेटा सोर्सेज हैं। सो मैंने आपसे जिक्र किया था कि आपके पास 3 जो हैं वो लेयर्स होती हैं और ये चीज़ें ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अवॉल्व हुई हैं, अवॉल्व हो रही हैं। सो आपने बहुत ज़्यादा इस चीज़ के ऊपर परेशान नहीं होना कि अगर अनलेस आप अपना आपका ये सब्जेक्ट है तो उसमें फिर ऑब्वियसली हम, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बट एक जस्ट एक ओवरव्यू देने के लिए, जस्ट फॉर, आप कह सकते हैं कि एक लेमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये जो हमारी लेयर है जी, इसको हम कहते हैं दिस इज आर स्टेजिंग लेयर, जिसकी मैंने कल बात की थी। तो होता क्या है कि आपकी डिफरेंट डेटा सोर्सेज हैं। सो आपने अपनी डेटा सोर्स को कनेक्ट किया और यहाँ पे आपने सेंट्रली इसको एज इज, जैसे वो है वैसे आप उसको लेके आ गए। ठीक हो गया जी। अच्छा, उसके बाद एक और लेयर होती है जिसको कहा जाता है, इसकी भी डिफरेंट नाम है, लेकिन आप इसको ये समझ लें कि ये हमारी इंटीग्रेशन लेयर है। और अगर देखा जाए हिस्टोरिकली, तो दिस हैज बीन वन ऑफ द मोस्ट, आप जिसको कह सकते हैं कि मोस्ट जो है ना इंपॉर्टेंट जो लेयर है, वो ये वाली जो है ना, वो ये वाली लेयर जो है ना, उसको समझा जाता है। ठीक हो गया। और आपने कुछ टर्मिनोलॉजी सुनी होंगी जो कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अवॉल्व होती रही हैं। एक वर्ड यूज होता है जिसको कहा जाता है डेटा वेयर हाउस। आई एम श्योर कि सब लोगों ने कहीं ना कहीं ये नाम सुना जरूर होगा कि डेटा वेयर हाउस। सो डेटा वेयर हाउस क्या होता है? व्हाट इज अ वेयर हाउस? यू नो, एक आपका डेटा को निकाल देते हैं, आपका वेयर हाउस क्या होता है? वेयर हाउस एक, जिसको हम अपने लोकल जुबान में गोदाम भी कहते हैं या गोडाउन भी कहते हैं। सो वेयर हाउस जो है वो एक ऐसी जगह होती है जहां पर चीजों को ऑर्गेनाइज्ड तरीके से रखा जाता है। ठीक है, जो वेयर हाउसिंग का कॉन्सेप्ट है उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो एक ऑर्गेनाइज्ड वे होता है कि आपने अगर किसी जगह पे पहुंचना है तो आपको पहले से पता होता है कि अच्छा यार ये चीज यहाँ पर पड़ी होगी, फिर वहां पर जाके आप उस चीज को तलाश करते हैं। इसको इसको अगर आप कंपेयर करें, जिस तरह कभी किसी का इतफाक हुआ हो, दो बड़ी हमारी मार्केट्स हैं, एक कराची में और एक लाहौर में है। लाहौर में जो है उसको बिलालगंज कहते हैं और कराची वाली को शेरशाह कहते हैं। तो हमारा क्योंकि काम इस तरह का रहा है कि मैं वहां पर जाता हूँ, तो वो बेसिकली जो जिसको हम कहते हैं ना, जो हमारा कबाड़िए या जिसको कबाड़ खाना कहते हैं। सो कबाड़ खाने में और वेयर हाउस में ये फर्क होता है कि कबाड़ खाने में वो आपको कहता है कि जी जाओ जी देख लो, पीछे चीजें पड़ी हैं, जो आप खुद तलाश कर लें, जो आपको पसंद आती ले जाएं। वेयर हाउसिंग में इट्स नॉट लाइक दैट, यू ऑलरेडी नो कि जी कहाँ पर क्या चीज पड़ी है। ठीक है, और वो एक कंसोलिडेटेड फॉर्म में, एक इंटीग्रेटेड फॉर्म में आपको वहां पे मिल रही होती है। सो सेम इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डेटा वेयर हाउसिंग। क्या है, ये मेरे पास डिफरेंट जो है ये सोर्सेज से डेटा आ रहा है, मैंने इसको लाकर एक जगह पे पहले इकट्ठा किया, बट ये स्टिल जो है ये एक डिसऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में है। सो डेटा वेयर हाउस ये करता है कि आप कहते हैं कि यार हम इसको ना एक बड़े खूबसूरत से अच्छे तरीके से इसको यहाँ पे स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स, और ऑप्टिमाइजेशन हमने अचीव करनी है इन द फॉर स्टोरेज। ठीक है, यानी मैं ऑब्वियसली जब ये डेटा को यहाँ पर स्टोर कर रहा हूं तो आई एम पेइंग द कॉस्ट ऑफ स्टोरेज। मुझे अपनी जो कॉस्ट ऑफ स्टोरेज है उसको ऑप्टिमाइज करना है। सो ये इनहेरेंटली डेटा वेयर हाउसिंग का जो है ये कॉन्सेप्ट था। ठीक है, आप जी एक ऐसा आपका एरिया होना चाहिए कि जहां पर वो ऑप्टिमाइज हो स्टोरेज से। दैट वाज नंबर वन। नंबर टू ये है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर डेटा की रिक्वायरमेंट जो है वो बढ़ती गई और डिफरेंट सोर्सेज से डेटा उनके पास आना शुरू हो गया, तो ये रिक्वायरमेंट आई कि जी आपके पास कोई एक ऐसी जगह होनी चाहिए जहां पे आप 360 डिग्री व्यू जो है वो डेटा का ला सकें। ठीक है जी, 360 डिग्री व्यू, यानी कि मैं अगर लेट से किसी भी का ऑर्गेनाइजेशन को ले लेते हैं, हम किसी टेलको को ले लेते हैं, जैसे हमारे पास जैज हो गया, यूफोन हो गया। तो अब एज एन ऑर्गेनाइजेशन, इन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स काम कर रहे हैं। उनका इंजीनियरिंग का डिपार्टमेंट अलग है, उनका प्रोक्योरमेंट का डिपार्टमेंट अलग है, फाइनेंस का डिपार्टमेंट अलग है, मार्केटिंग का अलग है, सेल्स का अलग है, और डिफरेंट जियोग्राफिकल लोकेशंस में है, यानी पूरे पाकिस्तान के हिसाब से अगर आप देखते हैं। सो अगर वहां की मैनेजमेंट एक 360 डिग्री व्यू लेना चाहती है तो उनके पास भी कोई एक ऐसी जगह होनी चाहिए जहां पर वो सारे का सारा डेटा फॉर्म में पड़ा हो। तो ये 360 डिग्री व्यू की जब रिक्वायरमेंट आई तो ये कॉन्सेप्ट और स्ट्रांग हो गया। फिर तीसरी बात ये है कि जब आप कितनी मेहनत करके एक जगह पे चीजों को ला के रख रहे हैं,
तो आपने कुछ चीजें जो हैं वो व्हाइल यू आर डूइंग इट, आपने कुछ चीजें यहां पर करनी है डेटा के ऊपर, जिनको कहा जाता है कि जी ट्रांसफॉर्मेशंस, जो कि स्ट्रक्चरल लेवल के ऊपर डेटा के अंदर एक यूनिफॉर्मिटी, डेटा के अंदर उसकी क्लीनिंग की रिक्वायरमेंट्स को सेटिस्फाई करती हूँ। यानी अब ये नहीं है कि अब आप कहेंगे यार यहाँ पे मैंने लेट से रावलपिंडी देखना है शहर, तो रावलपिंडी की एक डेफिनेशन होगी कि भाई रावलपिंडी जो है वो ये आर कैपिटल होगा और बाकी सारा स्मॉल में होगा। दिस कुड बी द फर्स्ट डेफिनेशन। हो सकता है आपकी डेफिनेशन ये हो गया नहीं यार हमने तो सारे ही हमने कैप्स जो है ना कैपिटल में रखना है। तो कहने का मकसद ये है कि जी अब आपने इन चीजों को ध्यान में रखना है कि यहां पर ये जो लेयर है दिस इज एन इंटीग्रेशन लेयर, कि जहां पे चीजें इस तरह से चल रही हैं कि आपने डेटा को एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में जो है वो रखा है। अच्छा, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये जो जगह थी, ये वाली जो ये इंटीग्रेशन की जो लेयर थी ना, यहाँ पे अब आप ऑब्वियसली चीजें अवॉल्व जब कर रही हैं, डेटा भी बढ़ता जा रहा है। ये मैं आपको 90s और 2000s और 2010s में जो ये एक बूम आया डेटा का, जब ये कंप्यूटर सिस्टम्स बने तो डेटा की स्टोरेज एक रिक्वायरमेंट बनी, तो फिर ऑब्वियसली यहाँ पर लोग भी आना शुरू हो गए जिनको आप कहते हैं कि जो कि रिसर्चर्स थे, जो कि थॉट लीडर्स थे। तो यहाँ पर दो लोगों के नाम जो है ना वो बड़े लिए जाते हैं। एक साहब है जिनका नाम है इनमॉन और एक साहब है जिनका नाम है किम्बल। ठीक है जी, इनमॉन एंड किम्बल ये दो लोग हैं जिनकी दो डिफरेंट अप्रोचेस हैं कि आपने इस एरिया को कैसे ऑर्गेनाइज करना है। हम उसमें नहीं जाएंगे, मैं आपके साथ कुछ मटेरियल शेयर कर दूंगा जब क्लास खत्म होती है कि यार अगर आप इस चीज को अगर अपनी नॉलेज के लिए इसको देखना चाहते हैं, बट बिकॉज दैट्स नॉट द मेन एजेंडा फॉर आर कोर्स। सिर्फ समझने की बात यह है कि जी इनमॉन ने कहा कि आप डेटा को एक खास तरीके से ऑर्गेनाइज करें और किम्बल ने कहा कि जी आप एक खास तरीके से ऑर्गेनाइज करें। ठीक है, इनमॉन की जो अप्रोच है उसको कहा जाता है थर्ड नॉर्मल फॉर्म। जो लोग डेटाबेसेस को समझते हैं वो अंडरस्टैंड करते हैं कि उसने कहा भाई यहाँ पर जो है ना डेटा थर्ड नॉर्मल फॉर्म में होना चाहिए। किम्बल ने कहा नहीं यार थर्ड नॉर्मल फॉर्म में नहीं होना चाहिए, यहाँ पर डेटा जो है ना वो डायमेंशनल मॉडलिंग की एक टर्म उसने इजाद की, उसने कहा जी डायमेंशनल मॉडलिंग की फॉर्म में होना चाहिए। ठीक हो गया जी, ये दो डिफरेंस थे। अब ये चीजें आहिस्ता आहिस्ता क्लियर हो जाएंगी, फिलहाल अभी हम इस पर टच नहीं करते। बट इंपॉर्टेंट बात यह है कि जी ये आपकी एक इंटीग्रेशन की लेयर है। लास्ट में जब आपके पास जो लेयर आ गई इसको कहा जाता है प्रेजेंटेशन लेयर, इसको सर्विंग की लेयर भी कहते हैं। ठीक है, इसको आपकी बिजनेस की लेयर भी कहते हैं, इसको चीजें डिफरेंट नाम है। लेकिन यहां पर इस लेयर में इनमॉन और किम्बल ने एक चीज के ऊपर इत्तेफाक किया, उसने कहा कि जी ये खास किस्म का यहाँ पे ना एक स्कीमा होगा और उस स्कीमा के ऊपर अगर आप काम करेंगे तो आपका जो एंड रिजल्ट है वो ऑप्टिमाइज्ड होगा। और इसको कहते हैं बेसिकली आपका, इसको डेटा मॉडल भी कह देते हैं। और एक स्कीमा इसमें आता है जिसको कहा जाता है स्टार स्कीमा। ठीक है जी, ये भी हम देखेंगे स्टार स्कीमा से क्या मुराद है। तो ये एक स्टार स्कीमा है कि जैसे आपका स्टार होता है तो स्टार के जैसे 5 या 4 जितने भी कोने होते हैं, ऐसे अगर मैं स्टार बना लूं तो उसने इस तरह की कोई चीज उसने कहा कि जी ये होनी चाहिए। ये हम चीजें डिटेल में देखेंगे। सो ये चीजें ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम का काइंड ऑफ एक इंडस्ट्री का नॉर्म बन गई। इंडस्ट्री में लोगों ने कहा कि जी हाँ जी ये लोगों की बेस्ट प्रैक्टिसेस है तो हम इन्हीं प्रैक्टिसेस को फॉलो करेंगे। और ये आर्किटेक्चर एवॉल्व ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम करता रहा और कर रहा है। ठीक है, अब ये पूरे का पूरा जो आर्किटेक्चर है, ये पूरे का पूरा आर्किटेक्चर आपका क्लाउड पे भी हो सकता है, ऑन प्रेमिसेस भी हो सकता है, मिक्स्ड भी हो सकता है। यानी ये चीज हो सकता है आपकी क्लाउड पे भी हो, कुछ आपकी ऑन प्रेमिस भी हो सकता है आप कहें नहीं यार हमने स्टेजिंग यहाँ पर ऑन प्रेमिसेस करनी है, आप कहते हैं कि अच्छा नहीं यार सारे का सारा ऑन प्रेमिसेस करना है। सो बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट ये फिजिकली कहीं पे भी लोकेट हो सकता है। बट इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है वो जो अंडरस्टैंड करने वाली है वो ये है कि देर इज अ कनेक्टिविटी एलिमेंट टू दिस थिंग। ये सारी चीजें आपस में कनेक्टेड हैं, ये अलग अलग नहीं है। ठीक है, तो अब आप इसको इस तरह से समझें कि अगर आप कनेक्टिविटी को देख लें तो डेटा जब यहां से चलेगा तो वो डेटा यहीं से ये चल रहा है, यानी ये कनेक्टिविटी आपकी जो है वो यहां तक इस डेटा को कहीं किसी जगह पर लाकर प्लेस कर रही है। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बिट जो कि इसमें कनेक्टिविटी। तो यहां पर एक कॉन्सेप्ट जो है वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम डेवलप हुआ जिसका नाम है डेटा की पाइपलाइंस।
ठीक है जी, जैसे पाइपलाइन होती है आपके घर में, तो पानी की टैंक से लेके तो आपका जो आपका सिंक है या आपका वॉश बेसिन है या जो भी कहीं पानी जहां से आप ले रहे हैं, सो बेसिकली देयर इज अ पाइपलाइन जो कि बिछी हुई है। अब उसमें कहीं पे भी अगर वो डिस्कनेक्ट हो जाएगी तो आपका वो वाला जो लिंक है, वो वाला लिंक जो है ना, उसमें पानी आना बंद हो जाएगा। या आपकी इलेक्ट्रिसिटी की वायरिंग को आप इससे देख लें, जैसे भी आप देख लें, सेम गोज फॉर द डेटा। क्योंकि डेटा में ये है कि अब ये पाइपलाइन है, अब इस पाइपलाइन में ये है कि यार इस सोर्स से डेटा उठाना है मैंने, तो क्या ये सोर्स हर वक्त अवेलेबल है? जो ये पाइपलाइन डिजाइन कर रहा है उसने इस चीज का ख्याल करना है। क्या मैंने जब भी यहां पर कोई चीज चेंज होगी, मैंने वो चीज चेंज को यहां तक रिफ्लेक्ट करवाना है? क्या मैंने दिन में 10 दफा करना है ये काम? क्या मैंने 24 घंटे में एक दफा करना है? क्या मैंने हफ्ते में एक दफा करना है? तो ये सारा जो प्रोसेस है, इसको इस पूरे प्रोसेस को ऑटोमेट करने के लिए ये डेटा पाइपलाइंस जो हैं, ये डेटा इंजीनियर्स, जैसे हमारे नॉर्मल इंजीनियर्स होते हैं जो फिजिकल या करते हैं या इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स हो गए, सो डेटा इंजीनियर्स की टर्मिनोलॉजी जो है या रोल जो है वो डेवलप हुआ, और इस पूरे प्रोसेस को कहा गया कि जी इसको कहा जाता है ऑर्केस्ट्रेशन। ऑर्केस्ट्रेशन बेसिकली निकला है ऑर्केस्ट्रा से। ऑर्केस्ट्रा में होता है ना, कि वो आपने देखा होगा ऑर्केस्ट्रा में कि वो फ्रंट पे खड़ा होता है, उसको क्या बोलते हैं, ऑर्केस्ट्रा का जो मास्टर होता है वो डिफरेंट अपने उसके साथ इशारा कर रहा होता है कि भाई अब तुमने कुछ करना है, अब तुमने कुछ करना है, अब तुमने कुछ करना है। उसका काम सिर्फ ये होता है कि उसने वो टाइमिंग देनी होती है। वो नोट्स उसके सामने पड़े होते हैं, ही इज जस्ट कंट्रोलिंग कि यार कब किसने क्या काम करना है। सारे ही अगर एक टाइम पे अपने इंस्ट्रूमेंट्स प्ले करना शुरू कर देंगे तो वो ऑर्केस्ट्रा की जो ओवरऑल फील है वो बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाएगी।